ये अपना चैप्टर न्यूक्लियाई जो है आज उसको हम करेंगे वन शॉट में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो बोर्ड के हो या कहीं के भी हो। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है ना। और मजे की बात क्या है इस चैप्टर में बताओ, इस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन नहीं है, एक है भी तो 2 लाइन का है, मतलब डेरिवेशन नहीं है। कंसेप्चुअल चैप्टर है और कुछ न्यूमेरिकल थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, तो नो डेरिवेशन, और न्यूमेरिकल भी बहुत इक्का दुक्का। ये टोटली कंसेप्चुअल चैप्टर है। थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट देता हूं ताकि आपको लगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। इसमें तो पहले हम एक तो न्यूक्लियाई या जिसको न्यूक्लियस कहते हैं उसको समझेंगे, आपको पता भी होगा पहले से। फिर हम जो साइज होता है न्यूक्लियस का, इसकी हम चर्चा करेंगे, साइज की बात करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। फिर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे, ये भी बहुत आसान है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कंसेप्चुअल, ठीक है, थ्योरी है केवल इसमें। और जब हमारा फोर्स हो जाएगा तो हम जो E=mc² जो हमारा फॉर्मूला होता था, हम इसको डिस्कस करेंगे। E= हमारा mc², हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा mc² बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, उसको समझेंगे। और सबसे लास्ट में आपका फिजन और फ्यूजन समझ लो, इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियाई का साइज, और एक छोटा सा टॉपिक बीच में और भी होगा, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स वगैरह, फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जो एनर्जी मास का रिलेशन होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन सबको पता है, बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा डिटेल में, उसका ग्राफ, और लास्ट में फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन। इतना है आपका ये चैप्टर जो हमें करना है। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, एक है 2 लाइन का, और मोटा मोटा कह लो इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं के बराबर है, जो भी है वो थ्योरी है बस। सबसे पहला है, मैं थोड़ा सा ग्राफिकली इस चैप्टर को ज़्यादा समझाऊंगा जो आपके समझ में आए, और सारे क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड के, चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एटम होता है उसका जो कोर होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी को न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो ये जो हमारा कोर है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होता है, और इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इन दोनों को ही न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। समझ गए? तो न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर जो चीजें रहती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन जो होता है ना वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आपका होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसका चार्ज 0 होता है, मास 1 होता है। प्रोटॉन का कह सकते हो कि मास भी 1 और चार्ज भी 1 ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस को हमने समझ लिया। अब जो 99% या 99.9% जो मास होता है पूरे एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब ऑलमोस्ट होल मास, ऑलमोस्ट मैंने बोला है लगभग, रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सारा मास जो है लगभग वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी बहुत मैसिव होता है। तो ये हमारा मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियस का, ये आपको पहले से भी पता होगा। अब हम काम की बात करें थोड़ा सा, हमें कुछ टर्म्स पहले सीखना पड़ेगा जो केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट एक्स है तो नीचे जो हम बेस में लिखते हैं जेड, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और ए उसका मास नंबर होता है। जेड एटॉमिक नंबर और ए मास नंबर, ध्यान रखना, जेड इज योर एटॉमिक नंबर और ए आपका एटॉमिक मास नंबर। जेड को ही बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी ध्यान रखना, प्रोटॉन्स के नंबर को जेड बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन के नंबर को n लिखते हैं, और ये होता है a माइनस जेड, मतलब एटम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसकी नॉलेज, जेड ए किसी भी एलिमेंट का जो होता है उसको समझना, ठीक है। अब आगे अगला जो पॉइंट है वह है आपका आइसोटोप्स,
बहुत शॉर्ट में समझो, एलिमेंट्स हैविंग सेम यानी एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो और मास नंबर ए डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिए, 1 1 1 यानी एटॉमिक नंबर सेम, यहां 1 यहां 2 यहां 3, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3। तो देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका ड्यूटेरियम, इसका ट्रिटियम, या ड्यूट्रॉन या ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। क्लियर? अब आइसोबार्स ये क्या होता है? जिसमें आपका जो जेड है वो डिफरेंट होगा, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा एलिमेंट्स का, और जो मास नंबर है वो आपका सेम होगा। तो आप लिख देंगे द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। लिख लो ना। अब इसका एग्जांपल, तो मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के 2 आइसोटोप्स लिए, हाइड्रोजन 1 3, हीलियम का 2 3। ये हीलियम का आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब देखो दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में आइसोबार्स इसको हम कहेंगे। अब आपका आ गया तीसरा, आइसोटोन्स। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। आइसोटोन्स ये क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जाम्पल अगर दें तो ये मेरा हो गया गोल्ड और ये मेरा मर्क्यूरी। गोल्ड का 79, इसका 80, गोल्ड का ये जो होता है 197, इसका 198। अब देखो इन दोनों का ना तो मास नंबर सेम है ना एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है n यानी a माइनस जेड वो सेम होगा, मतलब दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ये आइसोटोन्स का एग्जांपल हो गया। तो गोल्ड और ये जो मर्क्यूरी है उसका ये जो दोनों आइसोटोप्स है वो आपस में आइसोटोन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। हो गया इसकी कहानी खत्म। अब एक छोटी सी चीज जो आपको पहले से पता होगा, एटॉमिक मास यूनिट जिसको आप यू लिखते हैं, इसका डेफिनेशन तो कहते हैं ना कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U जो होता है उसका वैल्यू 1.660539 10 का पावर -27 kg। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको गिवन रहेगा। मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी इतना डिटेल जो मैंने लिखा है, अब चूंकि न्यूमेरिकल वैसे है नहीं, बट न्यूक्लियर फिजिक्स में ध्यान रखना क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल होता तो हमें पूरे वैल्यूज लिखने पड़ते हैं, यहां पे हम शॉर्टकट नहीं कर सकते। अब हमारा शुरू होगा ये चैप्टर मेन, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। ये है आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की साइज है इसकी बात करेंगे तो मैं आपको बोल के समझा देता हूं। जो रदरफोर्ड का जो था ना एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो उसी एक्सपेरिमेंट ने बेसिकली हमें आइडिया दिया द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट ने हमें इसका साइज दिया, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट आपसे लिखेंगे, या आप समझ लो इस चीज को, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस होगा, ये न्यूक्लियस है, एटम नहीं, न्यूक्लियस है, एटम तो बड़ा है यहां पे, उसका जो रेडियस r होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है मास नंबर का क्यूब रूट। तो r इक्वल्स टू सम कांस्टेंट दैट इज r0 और a का पावर 1/3। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है, जहां पे जो r0 है ये 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर्स, ये एक कांस्टेंट है, इसको एज अ कांस्टेंट यूज करना है। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल में शायद देते हैं वो। और जो a है मेरा आपका मास नंबर है, जिस भी एलिमेंट की हम बात करते हैं उसका ये आपका मास नंबर है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको रेडियस निकालना है, उसका साइज, रेडियस मतलब क्या, साइज, चूंकि स्फेरिकल होता है न्यूक्लियस, हम ऐसा मानते हैं,
तो रेडियस इक्वल्स टू आर नॉट ए, उसका पावर 1/3। इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। बेसिकली कैसे आते हैं, कंपेयर करने वाले के रेडियस एलिमेंट ए का और एलिमेंट बी का रेशियो बताओ, तो जो भी हो 3/5, 5/3, जो भी हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रेशियो वाले। ठीक है, अब हमने साइज तो देख लिया, साइज जो है उसका फॉर्मूला देख लिया। अब जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, उसकी भी बात कर लें, इसके साथ साथ ही डेंसिटी रो। तो आपको ये पता होगा या नहीं तो जान लो, जो न्यूक्लियस हुआ है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा डेंस चीज है, सबसे ज्यादा डेंस चीज है। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। इतनी होती है, अगर मैं वैल्यू लिखूं डेंसिटी की, तो 2.3 इंटू 10 का पावर 17 kg पर क्यूबिक मीटर। अब सोच लो 10 का पावर 17, इतना ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है। खैर इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, वन शॉट वीडियो है। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती, इतनी होती है। वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, जिसपे क्वेश्चन आते हैं, कि डेंसिटी अगर कोई एलिमेंट ए है और कोई एलिमेंट बी है, उसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है। मतलब कहने का ये है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि डेंसिटी जो होती है सारे एलिमेंट्स का वो एक ही होता है। इंटरेस्टिंग चीज, कांस्टेंट, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, थोरियम हो, आयरन हो, गोल्ड हो, डेंसिटी सबकी सेम होती है भाई। इंपॉर्टेंट चीज, तो कहीं भी अगर आपको दो डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए दे दे, कुछ भी दे दे, आंसर आपका 1/1 होगा या 1:1 होगा। ये इंपॉर्टेंट था। और चलते चलते जो डेंसिटी होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब ए पे डिपेंड नहीं करता है। और हमने आपसे कहा था ना कि एक छोटा सा डेरिवेशन है 2 लाइन का, वो इसी को प्रूफ करने के लिए कई बार पूछा है। तो समझ लो कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट कट तरीके से मैं समझाऊंगा। कि देखो भाई, डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या हम मास नंबर ए से लिख सकते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूं। और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब देख लो भाई, ए तो ऊपर है, 4/3 को लिख रहने दो, पाई। और आर जो होता है, अभी बताया था, r0 a/3 होता है फॉर्मूला। तो जब इसको हम क्यूब करेंगे तो यहां भी क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा r0 का क्यूब। जब इसको हम क्यूब करेंगे और इसका जो पावर है वो मेरा कट के 1 हो जाएगा। अब a और a कट हो गया, तो देखो ऊपर 1 बचा और नीचे ये सारा कांस्टेंट है, तो आपका हो गया ये कांस्टेंट। मतलब ये ए पे मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। और ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनकी डेंसिटी का रेशियो 1:1 होगा। सारे की डेंसिटी सेम होती है। क्यों होती है वो अलग से वीडियो जब बनाएंगे, डिटेल वीडियो, तब समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब डेंसिटी हो गई। अब क्या बचा, अब हम आएंगे न्यूक्लियर फोर्स पे। न्यूक्लियर फोर्स थियरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, पहली बात। और दिस फोर्स acts between the nucleons यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। कंडीशन क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, बाहर काम नहीं करता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है।
केवल न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है और न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स उनके अलग अलग पेयर्स के बीच में ये फोर्स काम करता है। अब इसके कुछ इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं 3-4, उसको देख लो। बड़े काम का है ये प्रॉपर्टी, यहीं से क्वेश्चन आएगा और एक ग्राफ है इस पे बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहली प्रॉपर्टी जान लीजिए क्या है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज मतलब अप्रॉक्स कह लो 10⁻⁻15 मीटर्स, फर्मी मीटर्स के रेंज में ही काम करता है। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। प्रॉपर्टी को शो करता है। ये बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स को टच नहीं कर पाता है किसी बड़े न्यूक्लियस के अंदर भी। तो ये 2-4 इक्का दुक्का न्यूक्लियस को ही टच करता है जो इसके जस्ट नेबर्स होते हैं, जिस वजह से इसका जो नेचर होता है, इसका जो स्वभाव होता है, वो एक तरह से सैचुरेटेड टाइप का स्वभाव होता है। बहुत दूर तक ये अपने इन्फ्लुएंस को नहीं दिखा सकता है, बात खत्म। सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो, अनलाइक योर कूलम्बिक फोर्स, जैसे प्लस प्लस है या प्लस माइनस है, प्लस प्लस है तो चार्ज की वजह से रिपेल होता था, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट होता था। न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये जो सेपरेशन होता है चार्जेस के बीच में, या न्यूक्लियॉन्स कह लो उनको, न्यूक्लियस के अंदर में ये केवल सेपरेशन पे डिपेंड करता है। सेम पेयर, चाहे वो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स हो, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स हो, सेम पेयर के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, सेम पेयर के बीच में रिपल्सन भी हो सकता है। केवल डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस यानी सेपरेशन पे। तो बहुत पिक्यूलियर टाइप का ये फोर्स है। कौन सा? आपका न्यूक्लियर फोर्स, जो कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और ये केवल सेपरेशन पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में कितना सेपरेशन है। तो यही इसकी 3 मेन प्रॉपर्टी थी। अब एक ग्राफ जो है वो इस टॉपिक का या इस चैप्टर की जान है, वो ग्राफ हम आज करते हैं। तो इस ग्राफ में जो है हमारा, ये ग्राफ है हमारा सेपरेशन आर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जो उनकी एनर्जी होती है दो न्यूक्लियॉन्स के पेयर के बीच में। तो कहा इसका ग्राफ पहले मैं खींच लेता हूं। ये ग्राफ ना कुछ यूं आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर ऐसे, और फिर इधर जाकर के कहीं जाके इसको टच कर लेगा, जीरो हो जाएगा। ये मेरा जीरो है। तो अब ये क्या कहता है कि जब डिस्टेंस बहुत कम होता है, सेपरेशन बहुत कम होता है, तो देखो एनर्जी मेरी पॉजिटिव है, यानी रिपल्सन का यहां पे फोर्स क्रिएट रहता है। बहुत क्लोज होने पे न्यूक्लियॉन्स में रिपल्सन होता है। इंटरेस्टिंग, जब आप न्यूक्लियॉन्स को बहुत क्लोज लाएंगे एक लिमिट से ज्यादा, तो वो रिपेल करते हैं। अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उनके बीच में सेपरेशन को, उनका रिपल्सन कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके उनका जो रिपल्सन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब अगर आपने उस पॉइंट से आगे उसके सेपरेशन को बढ़ाया, यानी ज्यादा सेपरेट किया, तो अब वही न्यूक्लियॉन्स जो अभी तक रिपेल कर रहे थे, अब वो अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। देखो यहां पे एनर्जी नेगेटिव हो गई, यानी अट्रैक्शन का यहां पे जो है वो वाला फोर्स क्रिएट हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस यानी सेपरेशन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी नेगेटिव एनर्जी। और एक पॉइंट पे आकर के, जिस पॉइंट को अगर हम देखें इस आर के रेस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट जो है इसका जो वैल्यू है 0.8 फर्मी मीटर। ध्यान देना इस नंबर का, इस नंबर पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। 0.8 फर्मी मीटर डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का मैक्सिमम फोर्स होता है। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग, अगर आप डिस्टेंस और बढ़ाओगे तो अब ये फोर्स बढ़ेगा नहीं, अब ये घटना शुरू हो जाएगा, घटते घटते घटते। क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है तो बहुत ही जल्दी
आफ्टर फ्यू फर्मी मीटर्स वो बिल्कुल आपका जीरो हो जाएगा। तो ये था पिक्यूलियर प्रॉपर्टी किसका, न्यूक्लियर फोर्स का, और ये एनर्जी और सेपरेशन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वाला नंबर 0.8 फर्मी मीटर 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आया था और आते ही रहता है, तो ध्यान देना है इस पे। अब अगला टॉपिक, हमारा न्यूक्लियर फोर्स हो गया, हमारा साइज हो गया। अब हमारा आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन जो E इक्वल्स टू mc² होता है, थोड़ा सा समझा देता हूं इस पे, वैसे शॉर्ट वीडियो में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था अगर किसी मास को, कोई भी मास हो, अगर उसको हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, कुछ भी नहीं बचे उसका, पूरा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस मास इनटू लाइट की स्पीड का स्क्वायर करने पे जो हमें वैल्यू आएगा उतना जूल एनर्जी हमें मिलेगा। यही आपका आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस एनर्जी इक्वेशन, आपको जो भी कहो, ये हमें पढ़ना है। आपको सर इसका मतलब क्या है इस चैप्टर में? तो देखो इसका इस चैप्टर में देने का मतलब ये है ना कि इसी इक्वेशन ने या इसी थ्योरी ने जो न्यूक्लियर पावर का जो हमारा कंसेप्ट है या जो हमारे पास आज न्यूक्लियर पावर है, उसका रास्ता इसी थ्योरी ने खोला। मतलब छोटे से मास से हम बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, इसी थ्योरी से स्टार्ट होती है। फिर हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने, न्यूक्लियर रिएक्टर बना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने, उसका बेस जो था वो यही इक्वेशन था। अब हम इस चैप्टर में इसका क्या करेंगे, तो बात पहले समझो। एक चीज और इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में हमने न्यूक्लियस का साइज देखा, न्यूक्लियर फोर्स भी हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब हमें जो असल पढ़ना है इस चैप्टर में अब वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। मतलब तो देखो, न्यूक्लियस को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट मोटा मोटा हम किसी भी न्यूक्लियस को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस जो कि स्टेबल होते हैं और दूसरा जो अनस्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल क्यों होते हैं और अनस्टेबल क्यों होते हैं, उसी को हमें समझना है इस टॉपिक में। बात समझो, न्यूक्लियस जो होते हैं स्टेबल भी होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं। ये स्टेबल अनस्टेबल क्या, ये भी समझ लो, आपको थोड़ा पता भी होगा, क्योंकि अपना सिलेबस अब कट हो चुका है ना, तो बहुत सारी चीजें हमें जाननी नहीं है। ये हमारी मजबूरी है कि हम उन चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, बट थोड़ा समझ लो कि जो न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियस डिके करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, वैसे न्यूक्लियस को अनस्टेबल कहते हैं। ये डिके होता रहता है, अल्फा बीटा गामा, और जिनका डिके नहीं होता है वो स्टेबल होते हैं। तो भाई अब स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, इसको समझने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। और एक छोटी सी चीज और, चूंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि एक पार्टिकल एक्स है और एक एलिमेंट वाई है, इसका 3 और ये 4, इसका ये 3 और इसका ये 7 मास नंबर और एटॉमिक नंबर दे रखा था। तो पूछा था ये एक्स और वाई में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो तभी मैंने इस चीज को यहां पे मेंशन कर दिया है। तो कहा देखो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जिसका ज्यादा होगा, जिस एलिमेंट का, वो ज्यादा स्टेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें देखो 4 3 है, 7 3 है, तो 4 3 का मतलब इसमें न्यूट्रॉन जो हो गया 4 - 3 यानी 1 हो गया। प्रोटॉन मेरा 3 तो है ही, इसमें मेरा न्यूट्रॉन हो गया 7 - 3 तो 4 हो गया। प्रोटॉन मेरा इसमें भी 3 है। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले का जो रेशियो है वो 1:3 है, सॉरी 1:3 है, और दूसरे वाले का जो है रेशियो वो 4:3 है वाई का। तो वाई का रेशियो ज्यादा है तो वाई ज्यादा स्टेबल होगा और एक्स जो है हमारा वो कम स्टेबल होगा। एनीवे, ये तो इन बिटवीन हमने इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। खैर, तो हमें अब इस वाले टॉपिक में स्टेबिलिटी को समझना है, और वो कैसे समझेंगे, तो ज्यादा हमारे सिलेबस में स्कोप है नहीं, बहुत शॉर्टकट में हम समझेंगे। और वो चीज है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी हम ऐसा समझेंगे कि वो ज्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो कम स्टेबल है। बस हो गया हमारा स्टेबिलिटी का काम। तो हमारा जो ये पॉइंट आ गया, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी, जिसको कि EB हम लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब समझना ध्यान से,
इसका डेफिनेशन आपको आपकी जो बुक में दिया हुआ है आप वही लिखना। मैंने पीडीएफ अटैच कर दिया है इस वाले वीडियो के साथ, कर दूंगा मैं, तो आप वहां पे इसका डेफिनेशन देख सकते हो, आपकी बुक में भी होगा। बाकी समझो चीज को। मेरा जो मेरी वीडियो है ना, इसका मेन फोकस है आपको, चाहे वन शॉट हो या कोई नॉर्मल वीडियो हो, आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आए। कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा ना तो फिजिक्स के क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। एनीवे, बाइंडिंग एनर्जी तो कहा ये कौन सी एनर्जी है, तो कहा जो न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो बहुत सारे रहते हैं, आखिर ये कैसे रहते हैं? इनको कोई बांध के रखता है तभी तो ये छोटे से स्पेस में रहते हैं। तो इन्हीं को जो बांधने की जो एनर्जी होती है, मोटा मोटा समझ लो, उसी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बट डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइटली अपार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या दोबारा बोलता हूं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइटली अपार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और इसको हम लोग लिखते हैं EB यानी बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा mc²। ध्यान देना इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डेल्टा mc², ये आपका हो गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा mc²। अब यहां पे ये तो एनर्जी हो गई, डेल्टा m और c को समझना है तो c तो आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट है। जो मेरा डेल्टा m है ये इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और इसका डेफिनेशन पूछता है तो क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड एक्चुअल मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। देखो वन शॉट वीडियो है, बहुत डिटेल में नहीं समझा सकता, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट मोटा मोटी ये समझ लो कि अगर कोई न्यूक्लियस है और उसमें 5 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसके मास को जब आप कैलकुलेट करोगे, और फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज वो आपका 10 kg आपका मास है, या 10 आप ऐसे समझो आपका ये 100 ग्राम मास आता है कैलकुलेट करने पे। और जब आप इसको एक्चुअली वे करोगे, रियल इसको वे करोगे, चाहे जो भी तरीका हो, तो आप देखोगे आपका मास जो है सपोज 98 ग्राम ही आया, मतलब होना चाहिए 100 ग्राम। और इस कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना, कोई ये गलती नहीं है कि जो ये हमारा गलत आ गया है, कैलकुलेशन मेरा बिल्कुल सही है, 100 ग्राम ही होना चाहिए। हमें सबका मास एग्जैक्ट पता है, 100 ग्राम होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल में उस न्यूक्लियस को वेट करते हैं तो वो थोड़ा कम आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां दिया है, वैसे ग्राम ग्राम होता नहीं है, एग्जांपल समझाने के लिए। लेट्स सपोज आपको 90 ग्राम आया है, 98 ग्राम, तो कहा ये जो 100 ग्राम होना चाहिए था, यानी कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास, दैट इज योर 2 ग्राम, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी मास में जो प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेटेड में और एक्चुअल में। ओ सर, मतलब ये 2 ग्राम मास गया फिर कहां? जब आप कह रहे हो कि ये भी बात सही है और ये तो एक्चुअल में है ही, तो ये 2 ग्राम का क्या चक्कर है? तो शॉर्ट में समझ लो कि आपको पता होना चाहिए किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब इनको बांध के कौन रखता है? तो बाइंडिंग एनर्जी रखती है। अब ये एनर्जी आएगी कहां से? तो कहा भाई अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या आइंस्टाइन इक्वेशन, जो ये मिसिंग मास है, जो आपका मास डिफेक्ट है, ये मास एक्चुअली कन्वर्ट हो गया उसी बाइंडिंग एनर्जी में, और उसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ये सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, बंधे हुए हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर में पड़े रहते हैं। अगर ये एनर्जी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे तो स्टेबल होंगे, ये एनर्जी कम होगी तो लूजली बाउंड होंगे तो ये अनस्टेबल होंगे। अब समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी क्या रिलेशन है और डेल्टा एम क्या है। जो मास हमारा नहीं मिलता है, जो मिसिंग मास है, एक्चुअली वो सारा मास
फ्रॉम दिस इक्वेशन वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी में, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर में। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना स्ट्रांग वो बंधन होगा, वो टाइट से बंधे होंगे तो स्टेबल होंगे। ये कम होगा, इनका ये जो बॉन्ड है ये वीक होगा, अनस्टेबल होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही था मेरा बाइंडिंग एनर्जी EB और इसका ये फॉर्मूला, मास डिफेक्ट का ये कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट है इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है ये बताने में कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये ना कहीं कहीं ये ना मिस कर जाता है। तो एक दूसरा टर्म हमें पढ़ाया जाता है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसी में लगा देंगे पर न्यूक्लियॉन और सिंबल होता है EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और इसका डेफिनेशन आप लिख लो, मैं बोलता हूं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियॉन सो दैट वी कैन सेपरेट इट टू अ इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में किसी एक न्यूक्लियॉन को लो, चाहे वो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो, इसको हम इसमें से निकाल के इन्फिनिटी पे पहुंचा दें। जो पर न्यूक्लियॉन ये कह रहा है जो एनर्जी होगी उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। तो मास नंबर A में तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है A, तो ये पर न्यूक्लियॉन मेरी एनर्जी आ गई। और जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है, मोर जिसका EBN होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिसका लेस EBN होगा वो लेस स्टेबल होगा। यही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट। इसका डेफिनेशन पूछता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा जैसा मुझे लगता है, केवल डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट, और इसका जो सबसे ज्यादा पूछता है वो है इसका ग्राफ। ग्राफ क्या है कि ये ग्राफ है आपका मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, सारे एलिमेंट्स का, फ्रॉम हाइड्रोजन टू लास्ट एलिमेंट जो भी है। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे आपकी बुक में भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करते ही यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जो भी है। और सबसे टॉप पे अगर ये पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये आयरन का होता है, आयरन मतलब Fe का। और एक चीज नोट कीजिए, जो Fe की वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, वो होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आयरन का ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN का वैल्यू होता है। मतलब आयरन जो है सही में आयरन है, आयरन मजबूत चीज को हम कहते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है इसका, बिल्कुल इसमें डिके विके का कोई चांस ही नहीं है। अब अगर यहां से हम देखें ग्राफ को तो इस रीजन में, मतलब इस पॉइंट 30 मास नंबर के बाद और ऑलमोस्ट यहां तक देख रहे हैं हम 170 मास नंबर तक लगभग कांस्टेंट मैक्सिमम ही वैल्यू है। तो ये सारे एलिमेंट्स कहां से 30 से लेकर के 170 मास नंबर तक मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। अब 170 के बाद देखो ये वैल्यू कम है, यानी ये सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव होते हैं। ये डिके करते हैं और कैसे, तो इनमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। 30 से पहले इनका वैल्यू बहुत कम है, तो ये सारे भी अनस्टेबल होते हैं। और ये सारे जो हैं वो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलकर के एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये सारे आपस में स्प्लिट होकर के, सॉरी, बड़े न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट होकर के एनर्जी निकालता है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप पे आयरन है जिसका 8.75 MeV है, और ये 30 से 170 तक सारे एलिमेंट स्टेबल होते हैं। 170 के बाद भी अनस्टेबल होते हैं, 30 से पहले भी होते हैं। इधर वाले सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जो डिके करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब डिके करते रहते हैं। इनका फ्यूजन रिएक्शन यानी स्प्लिट टूटते हैं। इनका 30 पहले वाले का फ्यूजन रिएक्शन यानी आपस में ये कंबाइन करके एनर्जी निकालते हैं,
जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है फिजन और फ्यूजन। यही होता है, फिजन में बड़े न्यूक्लियस को हम स्प्लिट करते हैं छोटे न्यूक्लियस में, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे हम छोटे को मिला करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं ताकि वो 30 के बाद वाले एलिमेंट्स जैसा बन जाए और स्टेबल हो जाए। तो यही था आपका ये ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस ग्राफ पे एक क्वेश्चन आता है बार बार, वो क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूं। वो क्या पूछते हैं, व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कंसिस्टेंट, यानी लगभग एक जैसा, फ्रॉम 30 to 170। ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रॉम 30 to 170। तो इसका आंसर क्या होगा, द शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज responsible for the consistency of binding energy per nucleon from A greater than 0 to A less than 170। यही आपका था इस न्यूक्लियर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो। आपके लगभग सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, जो पुराने क्वेश्चन पेपर, उसको करके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा।